हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार। आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। माइक्रो इकोनॉमिक्स से जितने भी सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, 40 एमसीक्यू लेकर आएंगे आप लोग का एग्जाम में। 40 एमसीक्यू रहेंगे, लेकिन माइक्रो और मैक्रो दोनों मिलाकर। लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स से है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस हमने पढ़ लिया है, पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसीलिए माइक्रो का वन शॉट रिवीजन भी स्टार्ट हो गया है और इसका कल टेस्ट भी है। तो इसीलिए सोचे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है मेरे पास था, मैंने जब एग्जाम दिया था स्कूल में तो उस समय का है, तो कॉलेज में, तो उसी का सोचे कि आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पूरे चैप्टर्स हैं, लेकिन जो टेस्ट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ वन चैप्टर से आएगा, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो पीडीएफ से पढ़ा है वहीं से आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों रहेंगे, ठीक है। 20 ऑब्जेक्टिव और 2 सब्जेक्टिव, जैसा कि हम लोग इंग्लिश में करते हैं वैसे ही रहेगा। सब्जेक्टिव केवल आपको प्रैक्टिस के लिए, लिखने के लिए होगा कि प्रैक्टिस हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव का नंबर वगैरह हम लोग ऐड करेंगे, उसमें मार्किंग होगा, ठीक है। तो चलिए, वो तो डिस्कशन कल होगा, लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख लीजिए और इसको अच्छे से थोड़ा सा बनाइएगा। सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का एमसीक्यू आपका मॉडल सेट में भी दिया हुआ है बहुत सारे, ठीक है। तो चलिए, इसको बना लेना है अच्छे से सभी को। तो ये देख लीजिएगा, 1.5 घंटा के समय में बनाना था हम लोग, तो बहुत जल्द बना लेंगे इसको। उसको मैं थोड़ा सा जहाँ कन्फ्यूजन था उसको हम सर्च किए, देखे तो सब कुछ दूर हो गया। थोड़ा बहुत है तो उसको आप लोग भी देखिएगा इसको। चलिए, तो विच इज़ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। फर्स्ट आपका थोड़ा सा जूम कर देते हैं ना, ठीक है, इतना ही रहेगा, जूम फिर कट जाएगा। चलिए, सेंट्रल प्रॉब्लम बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है भी है, हमेशा पूछा जाने वाला सवाल है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम कौन होगा? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज का बंटवारा करना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इवन ऑल ऑफ दिस। तो मेरे अनुसार ऑल ऑफ दिस होगा, ठीक है। हम लोग पढ़े भी हैं इसको। चलिए, मेंशन द नेम ऑफ द कर्व विच शो द इकोनॉमी प्रॉब्लम। ये सब चैप्टर 1 से दिया हुआ है, तो चैप्टर 1 का सब कुछ हो गया, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। चलिए, इकोनॉमिक्स इज द लॉजिक ऑफ चॉइस, हु सेड इट। देखिए, इसका आंसर मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। क्यों छोड़ता हूँ? क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन में हमको हो गया, हम बहुत 1-1.5 घंटा से मतलब इसमें बिजी हैं, इसका आंसर नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा है? देखिए, इकोनॉमिक्स इज द लॉजिक ऑफ चॉइस, यानी कि चयन करने की जो लॉजिक यानी कि कंडीशन है, चयन करने की लॉजिक यानी कंडीशन है। तो चयन करेंगे कब? जब स्कार्सिटी रहेगा। तो स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट कौन दिए थे? रॉबिन्स दिए थे, फर्स्ट थिंग, ठीक। लेकिन अगर आप नेट वगैरह पर सर्च करिएगा, बुक मेरे पास था, बुक में मिला नहीं, तो अगर नेट पर सर्च करिएगा कि लॉजिक ऑफ चॉइस, तो आपका हिग्स के बारे में देगा। हु गिव द कंसेप्ट ऑफ लॉजिक ऑफ चॉइस, तो हिग्स के बारे में देगा। अगर एक ऐप है ब्रेनली में सर्च करिएगा तो वहाँ पर देगा सैमुअल्सन के बारे में, लॉजिक ऑफ चॉइस, ठीक। लेकिन अगर साइंस ऑफ चॉइस करिएगा, साइंस ऑफ चॉइस, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, साइंस ऑफ चॉइस करिएगा तो रॉबिन्स देगा। साइंस ऑफ चॉइस करिएगा तो रॉबिन्स देगा। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया हमको, क्योंकि लॉजिक ऑफ चॉइस करते हैं तो 2 आंसर आता है, हिग्स और सैमुअल्सन, ठीक है। लेकिन लॉजिक ऑफ चॉइस, ठीक है, हिग्स और सैमुअल्सन तो किस में हम करेंगे? और स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट, चॉइस कॉन्सेप्ट, साइंस ऑफ चॉइस तो रॉबिन्स दिए थे, यानी कि स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट भी रॉबिन्स दिए थे। इसका मैं प्रूफ दिखा दे रहा हूँ। इसका आंसर आप लोग बुक में या टीचर से, सर से, स्कूल से, जहाँ से इसका आंसर करेक्ट थोड़ा सा हमको बताइएगा, ठीक है। तो एक सेकेंड, अभी तत्काल में मेरे अनुसार इसका आंसर आपका JR हिग्स होगा, ठीक है, मेरे अनुसार। लेकिन आप लोग थोड़ा सा, क्योंकि साइंस का बात रहेगा तब रॉबिन्स रहेंगे। लेकिन इसका मैं आंसर आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इसको देख के कहीं से इसका मैं थोड़ा सा प्रूफ आपको दिखाता हूँ। और मेरा अभी कॉलेज में छुट्टी है, हम कॉलेज में सर से डिस्कस भी नहीं कर पाएंगे इसके बारे में, तो आप लोग देखिएगा, तो बाद में हमको जब इन्फॉर्मेशन होगा तो हम बता सकेंगे इसके बारे में, ठीक है। थोड़ा सा दिखा देते हैं कन्फ्यूजन क्या है। देखिए, कन्फ्यूजन क्या, सवाल नंबर है कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ लॉजिक। तो साइंस का बात आ गया, तो साइंस के बात आ गया, तो हम लोग रॉबिन्स का कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है हम लोग। लेकिन लॉजिक के नाम से याद मत रखिएगा, क्योंकि लॉजिक ऑफ चॉइस में आपका हिग्स के नाम दे देगा और आपका साइंस ऑफ लॉजिक में किसका दे देगा? सिर्फ और सिर्फ आपका रॉबिन्स का देगा। तो ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं साइंस वाले में। चलिए, अगर दोनों अगर अलग अलग होगा, साइंस ऑफ लॉजिक और लॉजिक ऑफ चॉइस अलग अलग होंगे तो ठीक है, दोनों का आंसर अलग अलग आ गया। लेकिन एक और कन्फ्यूजन क्या है, देखिए, दोनों देखिए, साइंस ऑफ लॉजिकली मतलब कि वो चयन करने की बात हो यहाँ पर भी। अच्छा, हु सेड इकोनॉमिक्स इज ए साइंस ऑफ वेल्थ। इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है कि ये सब एग्जाम में आएगा, इसीलिए इसको मैं अच्छे से कर रहा हूँ कि एग्जाम में सब सवाल आएंगे, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स इज साइंस ऑफ वेल्थ, धन का विज्ञान है। तो कौन बोले थे? तो धन का विज्ञान तो एडम स्मिथ फादर थे, तो इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है। चलिए, लॉजिक वाले में कन्फ्यूजन है। अच्छा, देखिए, हु गिव द डिफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज रिलेटेड टू वेलफेयर। तो वेलफेयर में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एडम क्या मार्शल दिए थे, वेलफेयर कंसेप्ट ही मार्शल दिए थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और ये सब देगा, इसलिए यहाँ पर दिखा रहे हैं। और एक सेकेंड, यहाँ पर कहाँ चले, हाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, हु सेड इकोनॉमिक्स इज द लॉजिक ऑफ चॉइस। तो लॉजिक ऑफ चॉइस में हम लोग अभी ऊपर में देखे थे, ऊपर में नहीं, PDF में जहाँ पर थे कि लॉजिक ऑफ चॉइस कौन दिए थे? JR हिग्स। लेकिन यहाँ पे आंसर क्या दे रहा है यहाँ पर? तो यहाँ पर वेरीफाइड आंसर भी लिखा है, तो हम तो खुद कन्फ्यूजन में है कि द करेक्ट आंसर इज क्या? पॉल सैमुअल्सन के बारे में दे रहा है कि लॉजिक ऑफ चॉइस। इसलिए आपके ऊपर छोड़े,
आप थोड़ा सा सर से इसको डिस्कस करिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना। इनको नोबेल प्राइज़ वगैरह मिला है तो हम तो खुद कन्फ्यूजन में हैं। अच्छा, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ स्कार्सिटी? स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट तो हम लोग किसके बारे में जानते हैं? तो स्कार्सिटी कॉन्सेप्ट तो हम लोग रॉबिन्स के बारे में जानते थे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वहाँ पे चॉइस का बात हो रहा है, तो चॉइस में तो स्कार्सिटी आया, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया, तो इसमें थोड़ा सा देखना होगा आपको। और क्या करना है इसमें कि ठीक है, रॉबिन्स दे स्कार्सिटी की इंड्स है, स्क्वायर है, तो उसमें से हमको चुनकर अल्टरनेटिव यूजेज हैं तो उसमें से करना होगा, ठीक है। लेकिन एक और यहाँ पे क्या बोल रहा है, थोड़ा सा हम नेट पे आज सर्च किया बहुत इसका, देखिए केसल्स के बारे में बोल रहा है कि केसल्स डिफाइन हैज़ द इकोनॉमिक्स हैज़ द क्या है, साइंस ऑफ स्कार्सिटी। अब साइंस ऑफ स्कार्सिटी तो रॉबिन्स दिए हैं, स्कार्सिटी तो रॉबिन्स दिए हैं, लेकिन यहाँ पे केसल्स के बारे में बोल रहा है, और यहीं पर बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू जी.आर. हिक्स इकोनॉमिक्स इज द लॉजिक ऑफ चॉइस। अब बताइए, जी.आर. हिक्स, लॉजिक ऑफ चॉइस जी.आर. हिक्स, और लॉजिक ऑफ चॉइस अभी हम लोग ब्रेनली में देखें कि क्या दे रहा है कि पॉल सैमुअल्सन जो नोबेल प्राइज़ भी पा लिए हैं, तो इसमें हमको कन्फ्यूजन है, ठीक है ना। ये तो गलत दिया, केसल्स कैसे, स्कार्सिटी ऑफ कॉन्सेप्ट तो क्या बोलते हैं, स्कार्सिटी ऑफ साइंस तो क्या नाम है इनका, अभी ऊपर में देखें हम लोग रॉबिन्स दिए हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको इसमें कन्फ्यूजन है कि लॉजिक ऑफ चॉइस में यहाँ पे जी.आर. हिक्स दिया, ठीक है, और आपका क्या नाम है वहाँ पर, जी.आर. हिक्स दिया, और ब्रेनली में किसका दिया था, यहाँ पर जी.आर. हिक्स दिया, ब्रेनली में दिया है आपका सैमुअल्सन का, तो इसमें कन्फ्यूजन होगा दोनों में, लॉजिक ऑफ चॉइस में, और साइंस ऑफ लॉजिक में तो ठीक है हम लोग रॉबिन्स याद रखेंगे। तो इतना सारा कन्फ्यूजन है, तो इसमें आप लोग को भी कन्फ्यूज होना होगा, जब तक आप क्लियर नहीं कर पाइएगा तो टीचर से कंसल्ट करना होगा, तभी जाकर क्लियर होगा, या बुक में अगर होगा तो बताइएगा हाँ भैया मेरे बुक में ऐसा है, ठीक है। तो इतना कुछ इसमें बात था, क्योंकि यही समय है कन्फ्यूजन दूर करने का। एग्जाम से पहले कन्फ्यूजन दूर नहीं करिएगा, वहाँ दिक्कत होगा। कल ही स्नेहा बोली थी कि भैया क्वेश्चन में कन्फ्यूजन था इंग्लिश में, तो क्या बोलेगा, टेस्ट इसीलिए हो रहा है कन्फ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है ना। तो इसके में थोड़ा सा टाइम देना होगा, इंपॉर्टेंट सवाल है तो इसको अच्छे से करिए, और कंसल्ट करना होगा टीचर से, ठीक है। और ऐसा नहीं कि मैं इस पर सर्च नहीं किया, मैं बहुत इस पर मतलब कि सर्च किया, लेकिन नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। चलिए, एक सवाल आपके ऊपर चला गया, ठीक। लॉजिक ऑफ चॉइस यहाँ पर हिक्स को मैं मानता हूँ कि चलिए हिक्स दिया है। अब साइंस ऑफ लॉजिक देखा तो रॉबिन्स कर देंगे, खैर नहीं मिलेगा तो वही करिएगा, साइंस रहेगा तो रॉबिन्स और लॉजिक रहेगा तो हिक्स। उस सैमुअल्सन के बारे में तो कुछ आइडिया है नहीं कैसे कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक्स एक्टिविटी, आप भी सर्च करिएगा तो थोड़ा सा लॉजिक ऑफ चॉइस, साइंस ऑफ लॉजिक करके, स्कार्सिटी तो रॉबिन्स है, अब यहाँ लॉजिक ऑफ चॉइस तो चॉइस करने का स्कार्सिटी ही आ गया, लेकिन अलग अलग होगा तो ठीक है, अलग अलग है मानते हैं, लेकिन स्कार्सिटी में तो रॉबिन्स चला, लॉजिक ऑफ चॉइस और साइंस ऑफ लॉजिक तो ठीक है, साइंस में हम डाल देंगे स्कार्सिटी, यानी कि रॉबिन्स को डाल देंगे साइंस में, ठीक है। लेकिन लॉजिक ऑफ चॉइस में दो दे रहा है, हिक्स और सैमुअल्सन, तो उसके लिए भी देखना होगा, ठीक है। चलिए, क्योंकि सेम का सेम आंसर दो जगह हम लोग देखें। चलिए, तो अभी टाइम देना है, अभी टाइम नहीं दीजिएगा तो बाद में कब दीजिएगा, ये सब दिक्कत है। एक नंबर नहीं कटना चाहिए, 100 में 100 नंबर लाना है। आपका नहीं मिलेगा तो बाद में बोलिएगा, मैं इसको डिस्कस करूँगा अपने कॉलेज में सर से, बस उसके बाद मैं आपको क्लियर आंसर बताऊँगा। या फिर आपको अगर जानकारी हो जाता है तो आप कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा, व्हाट्सअप नंबर पर भी कर सकते हैं 9142042534 पर, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स में एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा इसको, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होगा, यानी कि स्टडी करेंगे जी इसके बारे में। तो इकोनॉमिक्स इज द एक्टिविटी रिलेटेड टू अनलिमिटेड वांट्स, तो ठीक है, इसमें तो आएगा। इकोनॉमिक्स इज द एक्टिविटी रिलेटेड टू लिमिटेड रिसोर्सेज, तो ये भी ठीक है। एक सेकंड, यहाँ पर कहाँ चला गया वीडियो पॉज के लिए, एक सेकंड यहाँ पर है, ठीक है। तो सवाल में बोला था कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी आर इंक्लूडेड इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर यानी कि इसके बारे सब्जेक्ट के बारे में बात हो रहा है, क्योंकि स्टडी करते हैं इसमें हम लोग, तो दोनों यहाँ पर होगा, बोथ ए एंड बी होगा, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स के स्टडी में क्या क्या इंक्लूडेड है तो उसके बारे में यहाँ पर हो रहा है। चलिए, विच इकोनॉमी है द को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर, ये भी आपका चैप्टर 1 से दे दिया, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होगा आपका मिक्स्ड होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन का सोर्स, तो लैंड भी होगा, लेबर भी होगा, कैपिटल भी होगा, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे। चलिए, विच विद द राइज इन द प्राइस ऑफ कॉफ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हमेशा पूछता है, फाइनल एग्जाम में पूछेगा, पिछले बार पूछा था और इस बार भी पूछ रहा है, फिर प्रीवियस ईयर का सोल्यूशन भी डाल दिया है, आप चैनल पर देख सकते हैं, तो ये सवाल वहाँ पर भी था। तो डिमांड ऑफ टी, तो आपको देखना होगा टी और कॉफ़ी किस टाइप के गुड्स हैं। अगर सब्स्टिट्यूट है तो दोनों में डायरेक्ट रिलेशन होगा, एक का डिमांड बढ़ेगा, एक का प्राइस बढ़ेगा, दूसरा का डिमांड बढ़ेगा, एक का प्राइस घटेगा तो दूसरा का डिमांड घटेगा। सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट रिलेशन और कम्प्लीमेंट्री में अपोजिट रिलेशन, तो दोनों क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड्स है। सब्स्टिट्यूट टी की जगह पर हम लोग कॉफ़ी भी ले सकते हैं, कॉफ़ी की जगह पर टी, तो सब्स्टिट्यूट में क्या बोले कि डायरेक्ट रिलेशन, अगर प्राइस यहाँ पर राइज कर रहा है तो डिमांड इसका भी राइज करेगा, इंक्रीज करेगा, तो डिमांड राइजेस, तो इस टाइप से याद रखिएगा तो आपका आंसर करेक्ट होगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछेगा, कार पेट्रोल करके पूछेगा, इस टाइप से पूछेगा। चलिए,
तो इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कि विद द राइज इन द कॉफ़ी हो गया यहाँ पर। चलिए इसके बाद 8 नंबर, द डिमांड कर्व जनरली स्लोप। तो डिमांड कर्व हमेशा क्या होगा, डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट और क्या डाउनवर्ड तो होगा, ये तो कन्फर्म है। डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट, ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये तो आपका सप्लाई कर्व हो गया। यहाँ पर तो इलास्टिसिटी का बात आ गया। चलिए द फॉलोइंग फिगर इज, यहाँ पर भी अगर पैरेलल टू, ये भी याद रखिएगा कि अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो परफेक्टली इन इलास्टिक, और परफेक्टली इलास्टिक, और पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो परफेक्टली क्या होगा यहाँ पर इन इलास्टिक, ठीक है ना। अगर वाई एक्सिस है तो इन इलास्टिक, और यहाँ पर है एक्स एक्सिस का पैरेलल है तो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक। तो कंसेप्ट को याद रखिएगा, पूछेगा ये सभी। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज, यहाँ पर सो, देखिए इस फिगर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन, यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं, ठीक, अच्छा है। करेगा बीच फॉलोइंग फिगर फॉलोइंग फिगर सोन, यहाँ पर लिखा है, फिगर आपके पास है तो दिखाना। देखिए जो ये बता रहे थे यहाँ पर पूछ दिया, जो ऊपर में बता रहे थे यहाँ पर पूछ दिया कि आपका यहाँ पे क्या दिखा रहा है, प्राइस आपका दिख रहा है यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है ना, और क्वांटिटी डिमांडेड पूरा चेंजिंग है, यानी पूरा इलास्टिसिटी है यहाँ भरा हुआ है, जितना भी इस प्राइस पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है ना। इलास्टिक में क्या होगा, चेंज, तो पूरा डिमांड चेंज करेगा इस प्राइस पर, ठीक है। चलिए द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व प्राइस पर, ठीक है ना, प्राइस कुछ भी यहाँ पर रखा जाए तो उस पर इतना चेंज करेगा। अब इलास्टिसिटी का मतलब ऐसे कितना चेंज होगा, परसेंटेज में देखते हैं हम लोग कितना चेंजिंग तो ही होता है, ठीक। डिमांड में कितना चेंजिंग हुआ प्राइस के रिस्पेक्ट में। चलिए प्राइस चेंज के रिस्पेक्ट में या फिर प्राइस के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, प्राइस चेंज करने पे कितना हुआ, हाँ तो वही होगा, या फिर प्राइस कांस्टेंट पे भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे तो प्राइस कांस्टेंट रहता है ना, तो यहाँ पर भी देखना है कि इस प्राइस पे इतना चेंज, अगला प्राइस करते हैं तो कितना प्राइस चेंज किया तो कितना क्वांटिटी चेंज होगा तो उस पर देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्राइस चेंज करने पे बहुत चेंज होगा, कितना चेंज होगा कोई गारंटी नहीं है। तो परफेक्टली क्या है, इलास्टिक डिमांड है, इन्फिनिटी इसका रिजल्ट आता है, तो ये सभी माइंड में रखना है, ठीक है। चलिए 10th नंबर, द स्लोप ऑफ द डिमांड कर्व फॉर द नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होंगे, डिमांड कर्व के ज़्यादातर हम लोग क्या जानते हैं, नेगेटिव स्लोप, तो इसका नेगेटिव स्लोप ही होगा। नॉर्मल के लिए क्या होता है, नेगेटिव स्लोप ना, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। अपोजिट स्लोप या नेगेटिव स्लोप, इस टाइप से। चलिए इसके बाद इन विच गुड्स द प्राइस फेल डज नॉट मेक एनी इंक्रीज इन डिमांड। प्राइस घटने से डिमांड में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो कौन से गुड में प्राइस में कुछ भी फर्क पड़े, डिमांड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके नेसेसिटी गुड्स यानी आवश्यकता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यहाँ पर कौन ट्रू है, टोटल इंक्रीजेज टिल द मार्जिनल पॉजिटिव, जब तक मार्जिनल पॉजिटिव में तब तक टोटल इंक्रीज करेगा, बहुत अच्छा है। द टी यूज मैक्सिमम द एम यू 0, तो ये तो बहुत पॉपुलर है। इसके बाद टी यू डिक्लाइन व्हेन एम यूज निगेटिव, अगर मार्जिनल निगेटिव होता है तब जाके टोटल डिक्लाइन करने लगता है, तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पर करेक्ट होंगे, ठीक है। चलिए द डिमांड कर्व ऑफ ए गुड्स शिफ्ट फ्रॉम डी टू डी, यानी कि यहाँ से यहाँ आपका शिफ्ट कर गया, ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड। तो अब क्या होगा, फेल इन द प्राइस ऑफ गुड्स, अगर गुड्स के प्राइस घटेंगे तब, तो प्राइस तो यहाँ पे दिखाया नहीं है, प्राइस दिखाता तब ना, तो प्राइस तो यहाँ पे दिखाया नहीं है, प्राइस दिखाना चाहिए ना कि यहाँ पे प्राइस है, तो सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे प्राइस का लाइन है, प्राइस यहाँ पे घट गया, कहाँ चलेगा पेन, रुकिए एक सेकंड। अगर प्राइस लाइन दिखाता कि प्राइस है और प्राइस आपका घट गया, तो प्राइस तो दिखाया नहीं, प्राइस घटने पर ऐसा होता तो ये तो होगा नहीं। चलिए इसके बाद, क्योंकि प्राइस का तो कोई यहाँ पर रहता ना ग्राफ की, प्राइस का कुछ कंडीशन, तो प्राइस तो है नहीं, तो प्राइस का दिखाया ही नहीं है। इसके बाद राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स, अब प्राइस राइज करने से डिमांड तो राइज करता नहीं है, यहाँ तो बात ही उल्टा हो गया। अच्छा, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट गुड्स, अगर सब्सिट्यूट गुड्स यानी कि दूसरा गुड्स का प्राइस बढ़ता है सब्सिट्यूट का, तो इसका डिमांड बढ़ जाएगा, बिल्कुल है। इसके सब्सिट्यूट के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो लोग वहाँ सब्सिट्यूट को छोड़ के इसके पास आ जाएंगे और इसका डिमांड क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। कन्फर्म, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट एंड बेस्ट। चलिए तो राइज इन द प्राइस ऑफ कम्प्लीमेंट्री, तो कम्प्लीमेंट्री में तो निगेटिव रिलेशन होता है, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगा, डिमांड तो घट जाएगा, ठीक है, तो इस टाइप से। चलिए तो समझ के पढ़िएगा तो रिजल्ट बेस्ट आएगा, कहीं से दिक्कत नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फार्मूला फॉर द मेजरिंग द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी में आपने क्या तरीका होता है, क्या बोल रहे हैं कि प्राइस नीचे रखना है, प्राइस डाउनवर्ड, तो प्रोपोर्शनल चेंज इन प्राइस नीचे है तो आपका हो गया, ठीक है। चेंज इन प्राइस नहीं, परसेंटेज चेंज, याद रखिएगा, ऊपर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और सी में कन्फ्यूजन होगा, प्राइस नीचे से टिक मार देंगे, जी नहीं, परसेंटेज देखना है कि प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए 15 नंबर, व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल, इसमें आपका प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा। देखिए इस टाइप का सवाल भी आपका दिया है मॉडल में दिया है, आपका लॉन्ग में दिया था, तो कैसे निकाला जाता है, सिंपल सा कि कितना चेंजिंग हुआ, क्या बोलते हैं क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ प्राइस में, तो क्वांटिटी चेंज को ऊपर रखेंगे और प्राइस को नीचे रखेंगे, परसेंटेज चेंजिंग। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हम लोग अगर माइनस करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल प्राइस में, तो यानी कि 4 - 5 तो कितना हो जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है ना। और नीचे में आपका इनिशियल रहता है, तो इनिशियल कितना था, इनिशियल आपका 5 है,
सेम का सेम हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर कितना चेंजिंग हुआ। तो यहाँ पर 10 हुआ और नीचे इनिशियल कितना था 10, तो यहाँ पे रख दीजिए कि 10 और नीचे में भी आपका 10 था। ठीक है, अब काटिएगा तो 2 आ जाएगा और यानी कि 10/2 यानी कि 5 आएगा ना यहाँ पर। तो ठीक है, और इंटू 100 भी होता है, इंटू 100 परसेंटेज, तो इंटू 100 तो 100 कट जाएगा ना, तो 100 खत्म, तो यानी कि 5 आएगा। तो 5 तो यहाँ पर है नहीं किसी में, तो नॉन ऑफ दीज होगा। अपनी इसको थोड़ा सा निकाल के देखिए कैसे कैसे चेंजिंग यहाँ पर हो रहा है कॉपी कलम से, तो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलिए एट विच टाइम ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बी चेंज, सारे के सारे कहाँ पे चेंज होते हैं, शॉर्ट रन लॉन्ग रन। यहाँ पर देखना होगा किस में होंगे, तो हम लोग जानते हैं किसे, लॉन्ग रन में सबका सब चेंज होता है। वेरी लॉन्ग रन तो पढ़े नहीं, ऑल ऑफ दिस तो पढ़े नहीं। चलिए ठीक है, विच ऑफ द मेथड इज द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मेथड यहाँ बताना है। तो TR एंड TC मेथड्स, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, MRMC मेथड, बोथ ए एंड बी, और यहाँ पे क्या है नन ऑफ दिस, तो बोथ ए एंड बी दोनों पढ़े। इसका भी चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो इसका भी आप देख सकते हैं। ऐसा कभी वन शॉट देंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलिए, विथ इंक्रीज इन द आउटपुट, आउटपुट जब बढ़ाते हैं हम लोग, तो डिफरेंस बिटवीन द टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का क्या होगा। तो हम देखिए आउटपुट बढ़ाएंगे, आउटपुट अगर इंक्रीज करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट तो इंक्रीज करेगा, ये ठीक है, लेकिन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा, जिसको हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। तो आपका हमेशा रिमेस्ट कांस्टेंट रहता है। कैसे रहेगा देखिए, अगर ग्राफ से थोड़ा सा दिखा दें, एक सेकंड। टोटल कॉस्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 0 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से हम लोग ऐसे चलेंगे, ऐसे करके एक गया। एक आपका टोटल वेरिएबल कहाँ से स्टार्ट होता है, आपका टोटल वेरिएबल एक्स एक्सिस से स्टार्ट होता है, तो ऊपर से वाई एक्सिस से, तो यहाँ से आई थिंक स्टार्ट होगा, ऐसे करके जाएगा, इसी के पैरेलल जाता है। और यहाँ से हम लोग क्या, यहाँ से मानते हैं हम लोग किसको, फिक्स्ड कॉस्ट। तो इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस देखते हैं फिक्स कॉस्ट को ही दिखाता है, हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे गैपिंग नतीज फिगर में देखिएगा, नोट्स में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। ठीक है, तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चलिए, नोट सेंड किए तो उसमें अच्छे से बताया हुआ। आगे देख लीजिए, 18 हो गया, विद इंक्रीज इन द आउटपुट। और थोड़ा सा वीडियो अगर स्लो या धीरे धीरे से बना रहे तो आप स्पीड करके भी देख सकते हैं, आपको लगेगा कि थोड़ा सा स्लो है, तो ठीक है, क्योंकि अच्छे से सबको समझाना है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल है सारे के सारे, कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर रहेगा तो आप अच्छे से वहाँ पर कर पाइएगा। चलिए, तो फैक्टर और सभी का शेप का नाम याद रखना है, जैसे कि अभी इसका इन्वर्स एस होता है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट का, तो याद रखिएगा। अच्छा, विद द विच फॉलोइंग, सॉरी 18 हो गया ना, यहाँ पर क्या हो गया 18 हो गया, 19 देख लिए, विच फैक्टर आर यूज्ड इन द, और इसको चाहते तो नहीं भी दे, लेकिन यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट सब सवाल है कि देना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि नंबर बहुत यहाँ से उठेंगे। ठीक है, तो इसके लिए अच्छे से कर लीजिए। विच फैक्टर आर यूज्ड इन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, शॉर्ट रन में क्या होंगे, शॉर्ट रन में क्या होंगे, क्योंकि पूरा माइक्रो इकोनॉमिक्स से है, तो शॉर्ट में कुछ फिक्स्ड और कुछ वेरिएबल होते हैं, तो बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स ही कन्फ्यूजन लाता है। मैक्रो में क्या है, मैक्रो में कन्फ्यूजन नहीं है, मनी बैंकिंग ये सब क्या है, रेवेन्यू वगैरह पढ़िएगा तो उसमें कुछ नहीं है, उतना कन्फ्यूजन नहीं है, सब नॉर्मल सिंपल सा है, न्यूमेरिकल वगैरह रहेगा तो हो गया अपना। लेकिन आपका ज़्यादातर यहीं पर दिक्कत होता है। ठीक है, मैक्रो में क्या पढ़िएगा, बजट पढ़िएगा, तो बजट में क्या दिक्कत है, नेशनल इनकम में क्या कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर माइक्रो में बहुत टेबल डायग्राम ग्राफ है, तो इसी में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से करिए, वहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा फिर। इसीलिए सभी का टेस्ट स्टार्ट कर दिया, माइक्रो का कंप्लीट करने के बाद स्टार्ट कर दिया। इन बीच मार्केट एमआर में भी निगेटिव और जीरो। देखिए कौन सा मार्केट में तो रेवेन्यू पढ़ा दिया गया, तो हम लोग जानते हैं कि मोनोपोली में भी हो सकता है, मोनोपोलिस्टिक में भी हो सकता है, तो आपका बोथ ए एंड बी इसमें तो सब होमोजीनियस रहता है, तो ए आर एम आर सब बराबर, तो यहाँ पर निगेटिव का बात है नहीं। तो आपका कहाँ पे मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में दोनों एमआर कर निगेटिव हो सकता है, जीरो भी हो सकता है में। ठीक है ना, चांस कम है लेकिन हो सकता है इसमें भी। इन द प्रोडक्शन फंक्शन, एक सेकंड, और अगर मान ली परफेक्ट कंपटीशन का बात करें तो उसमें तो रेवेन्यू कर्व क्या था, सिंपल नॉर्मल यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ए आर एम आर में क्या होता है कि जैसे डाउनवर्ड मार्जिन नीचे आता है या ऊपर जाता है, तो निगेटिव भी जा सकता है। इस टाइप से कॉन्सेप्ट सेप को याद रखिएगा। चलिए, इन द प्रोडक्शन फंक्शन, द प्रोडक्शन इज द फंक्शन ऑफ, प्रोडक्शन फंक्शन में आपका जो प्रोडक्शन है, देखिए सारे चैप्टर रिवीजन हो रहे हैं, सारे क्या है, मार्केट चैप्टर भी हो रहा है, प्रोडक्शन चैप्टर भी हो रहा है, ठीक है, इंट्रोडक्शन चैप्टर भी हो रहा है, तो सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो प्रोडक्शन फंक्शन में द प्रोडक्शन फंक्शन इज क्या होगा यहाँ पर, प्राइस, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टोटल एक्सपेंडिचर और नॉन ऑफ दी। तो प्रोडक्शन फंक्शन में जो रिलेशन होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से होता है, कितना हम लगाएंगे तो उसी के अनुसार प्रोडक्शन होगा। ठीक है, द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक रीजन फॉर द ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, यहाँ पर क्या बोल रहा है, बेसिक रीजन्स फॉर द ऑपरेटिंग द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, इसका मेन रीजन क्या है बताइए, बेसिक रीजन। तो इसमें आपको सोचना होगा कि क्या रीजन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो इसका मतलब क्या होता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न यानी कि घटते हुए डिक्रीजिंग रिटर्न देखने को मिलेगा, यानी कि क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन तो इंक्रीज करेगा लेकिन डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, मार्जिनल आपका घटेगा लेकिन रिमेंस पॉजिटिव ही रहेगा यहाँ पर। तो आपको देखना है कि स्कार्सिटी ऑफ फैक्टर्स, क्या फैक्टर्स की कमी हो जाती है, जी नहीं, हम लोग तो और लेबर बढ़ाते हैं और बढ़ाते हैं,
ज़्यादा लेवल बढ़ने लगता है, इस टाइप से देख ऐसा नहीं। अच्छा, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन बिटवीन फैक्टर्स, यानी जितने भी फैक्टर्स हैं तो उसमें हम लोग सब्स्टिट्यूट सही से नहीं कर पा रहे फैक्टर्स को जहाँ पे लगाना है स्किल के अनुसार उस प्रकार नहीं लगा पा रहे, इसीलिए हम लोग को देखने को ऐसा मिलता है। तो ये भी सही होगा, ठीक है। और बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमको बी अच्छा लग रहा है, बेस्ट है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार हम लोग वहाँ पर उसको नहीं लगा रहे हैं सारे फैक्टर्स को, तो इस टाइप से कमी है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट, यहाँ पे सही स्टेटमेंट कथन कौन है। AR इंडिकेट्स प्राइस, दिखाता है एवरेज रेवेन्यू प्राइस को, या फिर एवरेज रेवेन्यू, और जितना भी MCQ बताया है चैप्टर वाइज, हर एक चैप्टर वाइज माइक्रो इकोनॉमिक्स का उसको पढ़ लेना है। जैसे कि एक आपका चैप्टर था, हाँ, थ्योरी ऑफ फार्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन, उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट MCQ हो, तो उसको पूरा अच्छे से कर लेना है, ठीक है ना, ताकि वहाँ से सवाल आएंगे तो छूटेगा नहीं। ये सब सवाल वहीं से है, ठीक है। तो बताना है आपको कि एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड डिमांड कर्व आर द सेम, तो ये भी ठीक है, ये सब MCQ वहाँ पर थे। एंड बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ दिस, तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है, ये भी अच्छा हो गया। चलिए, प्रोडक्शन फंक्शन एक्सप्रेस्ड है, उसको कैसा दिखाते हैं, ये भी आपका फाइनल एग्जाम में दिया हुआ था पिछले बार भी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, तो सारे के सारे सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए कर्व विच राइजेज फर्स्ट एंड स्टार्ट डिक्लाइनिंग आफ्टर दैट, पहले तो स्टार्ट इंक्रीज करेगा, उसके बाद घटने लगता है, तो सब तो इंक्रीज करता है, मार्जिन भी इंक्रीज करता है, एवरेज भी इंक्रीज करता है, टोटल भी इंक्रीज करता है, स्टार्टिंग में तो सब इंक्रीज करते हैं, तभी इंक्रीजिंग रेट देखने को मिलता है। क्यों, जब मार्जिनल इंक्रीज करता है और मार्जिनल एवरेज दोनों इंक्रीज करे तो दोनों में ज़्यादा तेज़ी से कौन इंक्रीज करेगा, मार्जिनल करेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों इंक्रीज करते हैं, एवरेज क्या करता है, मार्जिनल को खींच लेता है अपनी तरफ, ठीक है ना, पुल कर लेता है, ये भी होता है। या मार्जिनल एक एडिशनल यूनिट है तो जल्दी से आगे से बढ़ जाता है, ये भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होंगे, ठीक है। चलिए, और इस सबका ग्राफ भी माइंड में रखना होगा, तो इसका भी ग्राफ कैसे बनाएंगे, जैसे कि आपका 100 एक्सिस है, तो यहाँ पर देखिएगा तो टोटल, और टोटल कैसे इंक्रीज करता है, टोटल तो इस टाइप से आपका जाएगा, ठीक है ना, इस टाइप से जाता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जहाँ पे हो गया, जहाँ घटने लगता है, मार्जिनल आपका 0 आ जाएगा यहाँ पर, और 1 सेकंड, और मार्जिनल भी आपका, मार्जिनल का भी यहाँ से ऐसे बना दीजिए, ऐसे मार्जिनल भी ऐसे घटेगा इधर, और दो एवरेज कहाँ चलेगा, तो एवरेज का भी यहाँ से निकलेगा, तो एवरेज भी आपका 1 सेकंड, एवरेज कैसे बनाएगा यहाँ से, मार्जिनल तो इसका थोड़ा सा वो एवरेज भी इंक्रीज करेगा, थोड़ा सा गलती बना, इसको देखना होगा फिगर में, यहाँ से फिर एवरेज भी आपका इंक्रीज करेगा, मार्जिनल तेजी से ऐसे करके फिर आपका एवरेज ऐसे जाएगा, एवरेज कभी नेगेटिव होता नहीं है, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम आ गया एवरेज टोटल दोनों, ठीक है, दोनों इंक्रीज करते, ज़्यादा इंक्रीज घटने लगे तो आपका मार्जिनल ज़्यादा घट जाएगा। देखिए मार्जिनल का यहाँ पे EMR है, ये मार्जिनल का है, ये आपका AR का है, और आपका TR का है। तो अच्छे से नोट्स में देख के फिगर को कन्फर्म कर लेना कैसे कैसे क्या है, ठीक है। चलिए, बता दिए जो इंपॉर्टेंट उसको बताते चल रहे हैं कि इसको करते रहना है। इसके बाद तो आपका 26 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन द शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन हम किसको बोलेंगे, लॉ ऑफ डिमांड को, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को, स्केल तो लॉन्ग रन में चला गया, और इलास्टिसिटी, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, दैट मीन्स शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, दोनों सेम ही है, यहाँ पर सेम है, आगे में बढ़ जाता है, लेकिन हम लोग क्लास 12 तक सब सेम है। चलिए, एक और आपका सवाल आ गया, इस टाइप के सवाल भी एग्जाम में रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे। तो आपको बताना है कि इफ़ द प्राइस चेंज इन द गुड्स इज राइज बाई 40% एंड द प्राइस इंक्रीज बाई, देखिए 50%, तो यहाँ पे चेंज नहीं करना है कि इंक्रीज कर गया तो स्टार्टिंग में कितना था अभी कितना हो गया, उतना नहीं करना है, यहाँ भी इंक्रीज है, यहाँ भी आपका राइज है, 1 सेकंड, राइज है तो सेम हो गया। अगर यहाँ चेंज रहता, यहाँ भी चेंज रहता, तब वो सेम रहता, एक ही वर्ड मिलना चाहिए, अलग नहीं कि यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे राइज किया, तब निकालने पड़ता कि यहाँ पे पहले क्या था, पहले X था तब ऐसे मानने पड़ता, अभी इतना इन चेंज कर दिया। तो यहाँ पे चेंज नहीं पूछ रहा है, दोनों का चेंज है तो वो बना लेंगे, दोनों का राइज है तो वो बना लेंगे, लेकिन एक जगह राइज रहेगा, एक जगह चेंज रहेगा, तो आपको फिर निकालना होगा कि इसमें कितना चेंज किया, ठीक है। लेकिन इंक्रीज दे रहा है तो यानी कि 50% यहाँ पे इंक्रीज किया, इतना का चेंजिंग हुआ, यहाँ पे इतना का चेंजिंग हुआ, तो सिंपल सा क्या करना है, कुछ नहीं करना है, परसेंटेज में दिया हुआ है, तो आप क्या करिए कि प्राइस को डाउनवर्ड में रखिए, तो आपको यहाँ पर क्या दिया, प्राइस दिया तो 40, तो 40 को नीचे रखिए, और ऊपर में क्या कर दीजिए, ऊपर में आपका 15 दिया, तो इसको कैलकुलेटर करके तो 5 से काट दीजिए, तो 3 बार में चला गया आपका 5, और कितना बड़ा 8 बार में चला गया। अब डिवाइड दीजिएगा तो 8 से दीजिएगा 3 में, तो कितना बड़ा 0 पॉइंट समथिंग हुआ, 0 पॉइंट क्या 8 तरीके 24, और 8 से तो 3 बार में 0.3, यानी कि 1 से कम है, 1 से कम है, तो 1 से जब कम है तो लेस देन, लेस इलास्टिक, हाई इलास्टिक तो ज़्यादा होगा, इन इलास्टिक तो क्या होता है, इन इलास्टिक तो कुछ है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा 0, और परफेक्टली तो इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लेस इलास्टिक होगा। इस टाइप के भी सवाल रहेंगे, तो इस टाइप को भी अच्छे से कर लेना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, यहाँ पर कौन से करेक्ट है, ठीक है। तो इलास्टिसिटी से सवाल तो बहुत मतलब कन्फर्म है कि रहेगा ही रहेगा, तो परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। क्या है, इन इलास्टिक में तो कुछ नहीं है, तो 0 है, खत्म है। इसके बाद हाई इलास्टिक तो है, ठीक है, यहाँ पर ऑल ऑफ दीज होंगे, तो ऑल ऑफ दीज करेक्ट है। 29 इन द परफेक्ट कंपटीशन द फार्म ऑब्टेन
परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है, प्राइस को डिटरमिन करता है, जी नहीं, प्राइस को ऑब्टेन करता है, प्राप्त, जी हाँ बिल्कुल, बोथ ए एंड बी, जी नहीं, तो यहाँ पर क्या होगा, बोथ ए एंड बी होगा, डिटरमिन तो करता नहीं, तो मोनोपोली का काम है सब, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। चलिए, द फार्म ऑफ ए गुड्स इज डिटरमिन बाय, तो कैसे निकलेगा, बोथ डिमांड एंड सप्लाई दोनों से, ठीक है ना, किसी भी गुड्स का परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग ऐसे देखते हैं, गुड्स का डिमांड सप्लाई से होता है। चलिए, और मोनोपोलिस्टिक में भी कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ अपना पर्सनली भी लगाता है हम लोग, लेकिन मेन हम लोग परफेक्ट कंपटीशन में देखेंगे तो बोथ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। चलिए, इन विच मार्केट द प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड, कहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये भी आपका मॉडल सेट में था, तो क्या बोले कि इस टाइप का मॉडल सेट में या फाइनल एग्जाम में भी रहेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब सवाल है। तो आपका क्या होगा, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, तो एक बार पढ़ रहिएगा तो याद रहेगा ना सब ना, कैसे कैसे क्या किए थे। तो डिफरेंशिएशन कहाँ पे, मोनोपोलिस्टिक्स, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट में आपका प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, ठीक है, अलग अलग प्रोडक्ट की वैरायटी। अच्छा, द प्राइस, अब डायरेक्ट एग्जाम में देखिएगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो वहाँ पर सोचने में टाइम लगेगा क्या होगा क्या नहीं होगा, इससे पहले से सबको अच्छे से करके जाना है, ठीक है, ताकि वहाँ हम लोग देखते आराम से बना दे, कोई टेंशन ना लगे। चलिए, फिर आपका आगे देखिए क्या बोलेगी, इस टाइप का हमेशा सवाल रहेगा। तो कह रहा है कि द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0.8, प्राइस इलास्टिसिटी दिया है, ठीक है, इट्स प्राइसेस राइज बाई 50%। अब देखिए यहाँ पे आपको एक जगह राइज दे दिया, एक जगह इलास्टिसिटी दे दिया, अब क्या, कैलकुलेट द इंक्रीज इन सप्लाई, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी राइज किया है, यहाँ भी इंक्रीज ही निकालना है, चेंज तो निकालना नहीं है, तो दोनों सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या करिए कि आपका इलास्टिसिटी 0.8 दिया है, तो 0.8 लिख दीजिए, 0.8 इज, अब यहाँ पर 0. इक्वल टू इधर में क्या करिए, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट अच्छे से करते हैं, तो हम लोग चल रहा है वीडियो, ठीक है सर, 0.8 एक सेकेंड पेन लेते हैं, 0.8 दिया है, इक्वल टू, अब देखेंगे कि आपका प्राइसेस राइज की 50% और इंक्रीज इन सप्लाई आपको निकालना है, तो सप्लाई ऊपर में एक्स मान लीजिए, पता नहीं क्या है, नीचे में तो 50 दिया हुआ है, 50% दिया हुआ, तो कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करिए, इंक्रीज वही परसेंटेज में निकाल देंगे, परसेंटेज में आंसर दिया है तो परसेंटेज में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो 50 यहाँ पे पॉइंट को काटिए, ये पॉइंट्स को नीचे में ऐसे करके 0 हो गया, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ ये भी कट गया, ठीक है, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो 5 इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8 × 5 = 40, यानी कि एक का वैल्यू 40 आ जाएगा, दैट मीन्स हम लोग का यहाँ पर आंसर मिल गया। तो इस टाइप से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, दे कैलकुलेट द MRAR कर्व ऑन द बेसिस ऑफ अ क्वांटिटी सोल्ड, प्राइस एंड द टोटल रेवेन्यू गिवन इन द टेबल। देखिए, इस टेबल को एग्जाम में देखे तो स्टार्टिंग में तो चौंक गए, इतना डिफिकल्ट आ गया, कैसे कैसे क्या होगा, फिर देखा तो इतना आसान इसका आंसर था कि कोई गारंटी नहीं। आपको निकालना क्या है, AR और MR निकालना है, आपको प्राइस दिया है, टोटल रेवेन्यू दिया है। तो प्राइस क्या होते हैं, एवरेज रेवेन्यू क्या होता है, जो प्राइस होता है, एवरेज रेवेन्यू वही होगा जो प्राइस होगा, तो हम लोग एवरेज रेवेन्यू निकाल लिए, जो प्राइस था, यानी कि 908, समाप्त खत्म हो गया। तो बस ऑप्शन ए मिल गया, तो आप कहीं पे एवरेज रेवेन्यू है इतना है ही नहीं, तो ऑप्शन आंसर मिल गया। लेकिन मार्जिनल को भी देख लेंगे, मार्जिनल क्या होता है, एक एडिशनल यूनिट में चेंजिंग, तो 9, तो यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर पीछे तो कुछ है नहीं, तो 9 का 9 ही रह जाएगा, तो 9 का 9 रह गया। आगे में देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 9 का 9 रह गया, आपका यहाँ पर कैलकुलेशन करिएगा तो 16 आ जाएगा, 9 में से घटाइएगा तो 7 आ जाएगा, तो यहाँ पर इसका आंसर 7 आ गया, ठीक है। तो ऐसे करके निकाल लेंगे हम लोग, क्या निकाल लेंगे, आपका दोनों AR और MR भी। तो जो प्राइस रहेगा ये AR हो जाएगा, और मार्जिनल हम लोग टोटल में चेंजिंग से देख लेंगे, तो यहाँ पे 9 का 9 ही रह गया, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे आपका 7 आ जाएगा, तो हो गया आंसर। तो देखने में जितना टफ था उतना ही आसान सवाल था। चलिए, इसके बाद द सप्लाई इज एसोसिएटेड विथ, सप्लाई किससे एसोसिएटेड रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो सप्लाई तो प्राइस से रिलेटेड रहता है, हम लोग भी जानते हैं, लेकिन सप्लाई को डिटरमिन करने के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि टाइम पीरियड भी आपका हो गया, तो यहाँ पे बोथ A एंड B होंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम के अनुसार सप्लाई में चेंजिंग हो सकता है, लॉन्ग रन शॉर्ट रन, जिसके अनुसार हम लोग, तो दोनों होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर B एंड C। इसके बाद इन द मोनोपोली मार्केट द कर्व, रेवेन्यू कर्व ऑफ ए फार्म इज, मोनोपोली में, तो हम लोग क्या बोले थे, इसको पढ़े चैप्टर में अच्छे से लिखा हुआ, वहाँ पर अंडरलाइन भी किया हुआ था नोट्स में। तो मोनोपोली में क्या होता है, मोनोपोली में आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर, तो मोनोपोली में क्या होता है ना कि यहाँ पर लेस इलास्टिक होगा, डिमांड कर्व लेस इलास्टिक, यानी डिमांड में कम चेंज देखने को मिलता है, जितना कि प्राइस में चेंजिंग को मिलता है, क्योंकि मोनोपोली में और कोई है नहीं प्रोडक्ट कि हम लोग जाएंगे दूसरा जगह, तो हम लोग वहीं पर लेंगे, तो लेस इलास्टिक, डिमांड में चेंजिंग कम होगा, प्राइस चेंज भी करेगा। तो मोर इलास्टिक किसमें होता है, सब्स्टिट्यूट गुड जिसमें होता है, यानी कि मोनोपोलिस्टिक में, ठीक है ना, इन इलास्टिक की बात है नहीं, और तो होगा, तो ऑप्शन नंबर B, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट, ठीक है। अच्छे 36, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से होता है, देखिए इसका ग्राफ बना कर दिखाए थे, तो कहाँ से होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये भी आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपका एक्स एक्सिस से स्टार्ट होगा ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, फिक्स्ड ही रहता है हमेशा, कुछ ना कुछ रहेगा, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो आपका एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, यहाँ पर वाई एक्सिस हो गया, क्योंकि एक्स एक्सिस ये होता है, वाई एक्सिस ये होता है, ठीक है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, 37 नंबर देख लीजिए, जीरो इलास्टिसिटी क्या है,
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई जीरो मीन्स द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज क्या होगा, जीरो है। जीरो का मतलब इन इलास्टिक, जीरो मतलब कुछ नहीं, यानी कि इन इलास्टिक कहाँ पर देखिए परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। जीरो मतलब कुछ नहीं, खत्म। तो इन मतलब क्या, नो नहीं है, नहीं है, तो ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि परफेक्टली। चलिए ए आर इज द एलवेज इक्वल टू, ए आर किसके बराबर होंगे, अभी हम लोग देखें तो न्यूमेरिकल में प्राइस के बराबर होंगे। तो सारे चैप्टर पढ़िएगा ना, सारे पढ़ने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तब अच्छे से सभी का बना पाइएगा, क्योंकि एक दूसरे से सारे के सारे रिलेटेड रहते हैं। इसके बाद द मेजरमेंट ऑफ द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज एक्सप्रेस्ड है, तो यहाँ पर फार्मूला याद होगा तो ठीक है, फार्मूला याद नहीं होगा तो इसको बना लीजिएगा। मेजरमेंट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, तो इलास्टिसिटी में क्या बोलेंगे, हमेशा प्राइस नीचे, तो प्राइस का चेंजिंग जो भी होगा तो प्राइस का नीचे होगा। तो देखिए प्राइस तो यहाँ पे देखिए क्वांटिटी ऑफ प्राइस नीचे है, तो प्राइस नीचे है, चेंजिंग प्राइस नीचे है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसके नीचे प्राइस है, इसके नीचे क्वांटिटी है, तो बहुत अच्छा है, तो ऑप्शन नंबर यही करेक्ट हो गया, आगे बढ़ने की आवश्यकता है नहीं। तो चेंज इन प्राइस तो ऊपर कभी जाएगा नहीं, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर चेंज इन क्या बोलते हैं हम लोग, क्वांटिटी पहले ले लेंगे, सॉरी यहाँ पर क्या बोलते हैं, डेल्टा चेंज हो गया किसका, क्वांटिटी का, ठीक है। नीचे में आपका ओरिजिनल क्वांटिटी रहता है, उसके बाद नीचे देखिएगा तो डेल्टा में क्या, प्राइस में, और नीचे में आपका प्राइस रहता है। इसको कैलकुलेट करिएगा तो कैसे बनेगा, डेल्टा क्यू और नीचे में आपका क्यू सिमिलर का सिमिलर रह गया, क्यू सिमिलर ऊपर में मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या होगा कि आपका ऊपर चला जाएगा ना, तो यानी कि प्राइस ऊपर चला गया और डेल्टा पी आपका नीचे आ गया, ठीक है। तो हो गया। इसको और आसानी से याद करने के लिए लिख सकते हैं कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू, इसी को ऐसे करके हम लोग यहाँ पर लिख दिए। तो जैसे याद रखना होगा, ठीक है। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा क्यू, इसी को क्या किए यहाँ पर हम लोग ट्रांसफर कर दिए, इसको यहाँ भेज दिए, ठीक है ना। इसको यहाँ भेज दिए, इसको यहाँ इधर, इसको यहाँ कर दिए, चेंज कर दिए। तो डेल्टा क्यू डेल्टा पी ऊपर में क्या गया आपका, पी और क्यू, तो सब कुछ हो गया, ठीक है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी द कंडीशन फॉर द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी यानी कि दो यूटिलिटी यानी कि दो गुड्स के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर। तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए और प्राइस ऑफ ए बराबर होते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी और प्राइस ऑफ बी, दोनों यानी कि मनी का देखते हैं हम लोग कॉन्सेप्ट में, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। और एक किसके बराबर होता है, आपका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होता है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी के बराबर होते हैं, ठीक है ना। एक मतलब एडिशनल यूनिट से मनी का जो वैल्यू हो गया वही वैल्यू एक एडिशनल यूनिट को, किसी को सामान को खरीदने में यूटिलिटी दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी फार्मूला को याद रखिएगा। इसी फार्मूला को एक और कंडीशन में लिख सकते हैं, क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। एमयू को यहाँ पर डाउनलोड कर दीजिएगा, थोड़ी एक से बता रहे हैं इसको एरो से, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और तो यहाँ पे हम लोग डाउनलोड कर दिए, एमयू को पीयू के ऊपर भेज दिए, पीयू के ऊपर कर दिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी आपका करेक्ट होगा, ये भी आपका करेक्ट होगा, ये भी आपका करेक्ट होगा, ठीक। तो बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। तो काफ़ी अच्छे से एक सवाल को 40 सवाल को काफ़ी अच्छे से बता दिए हैं। कहीं पे कन्फ्यूजन एक सवाल में है तो हमको खुद कन्फ्यूजन है तो आपको भी कन्फ्यूजन होगा, तो इसके लिए आपको सर से, गूगल से, नेट से या बुक से जहाँ से मिलता है, मैंने कोशिश किया, बाद में हमको जानकारी मिलेगा तो इसके बारे में बताएंगे, और इसको आप खुद से भी एक बार, ठीक है। अगर फिर भी एग्जाम में अगर आता है तो आप क्या करिएगा, हिक्स को मार दीजिएगा, साइंस रहेगा तो रॉबिन्स को मार दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक। अगले दिन आपका टेस्ट होगा तो उसके लिए तैयार रहना है, और एकदम कंटिन्यू क्या बोलते हैं हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि कोई कन्फ्यूजन वगैरह ना हो। वो सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 1 से रहेगा, तो जो PDF 1 शॉट बताए हैं तो उसको अच्छे से कर लेना है, तो बाकी सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।